नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र में हम अरस्तू के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कानून और संप्रभुता के बारे में गत व्याख्यान में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से अरस्तू कानून को एक संप्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी उन्होंने कानून को सर्वोच्च स्थान दिया। इसी तरह से क्रांति की जब बात हम करते हैं तो क्रांति के बारे में अरस्तू ने अपने विचार काफ़ी विस्तार पूर्वक लिखे और उनकी व्याख्या की। क्रांतियों का युग आधुनिक युग को हम कह सकते हैं। वैसे क्रांतियों और राजनीतिक परिवर्तन प्रत्येक युग में होते रहे हैं। आधुनिक युग की कुछ प्रमुख क्रांतियों में औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति आदि प्रमुख है। वस्तुतः क्रांति एक पेचीदगीपूर्ण घटना है। यह बोल्शेविक क्रांति की तरह त्वरित घटना होकर देश में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है या औद्योगिक क्रांति की तरह धीमी गति से सभी देशों को प्रभावित कर सकती है। यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियों एवं वैधानिक परिवर्तनों द्वारा शासन प्रणाली में बहुधा परिवर्तन होता रहता था। ये क्रांतियाँ यूनानी जगत के राजनीतिक जीवन का कटु सत्य बनी हुई थी। इनके कारण यूनानी नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अत्यंत अस्थिर एवं डामाडोल भी बना हुआ था और आए दिन वहाँ पर राजतंत्र के स्थान पर निरंकुश तंत्र, कभी कुलीन तंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र और कभी प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र, इस तरह से ये चक्र चलता रहता था। इन परिवर्तनों से न केवल शासन व्यवस्था बदलती बल्कि इनसे यूनानियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के स्वरूप में भी कभी कभी बड़े गंभीर परिवर्तन हो जाते थे। अरस्तू ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में एक अत्यंत अनुभवी एवं योग्य चिकित्सक की भांति अपने प्रौढ़ राजनीतिक विवेक की सहायता से यूनानियों के राजनीतिक जीवन की इस रुग्णता का विश्लेषण किया और इनका प्रतिकार करने के महत्वपूर्ण उपाय सुझाए। जब हम क्रांति की बात करते हैं तो अरस्तू का अर्थ क्रांति से क्या था, ये बिल्कुल अलग ही विचार है। अरस्तू की क्रांति संबंधी धारणा और हमारी आज की क्रांति संबंधी धारणा में बहुत महान अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तू ने जो क्रांति का अर्थ बताया वो ये था कि संविधान में परिवर्तन, संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना या जनतंत्र द्वारा धनिक तंत्र का या धनिक तंत्र द्वारा जनतंत्र का विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब बातों को अरस्तू क्रांति मानता है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतया बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में भी परिवर्तन हो सकता है। इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के परिवर्तन के लिए रक्तपात किया जाए। अरस्तू संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है और संविधान में परिवर्तन चुनाव, धोखे अथवा रक्तहीन उपायों के द्वारा भी हो सकता है। तो मैकिलवेन ने सही कहा, अरस्तू क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं वरन नैतिक, सामाजिक
और आर्थिक स्तरों में भी परिवर्तन करती है। क्रांतियों के प्रकार बताते हुए अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बताए, जिसमें पहला है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति कहते हैं, और जब उसका कोई महत्वपूर्ण भाग बदल दिया जाता है तो उसे आंशिक क्रांति कहा जाता है। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है, यथा मौजूदा प्रजातंत्र धनिक तंत्र में अथवा निरंकुश तंत्र में अथवा कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। फिर दूसरा प्रकार उन्होंने बताया रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण व खून खराबे के कारण हो तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे, और जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे अरस्तु ने रक्तहीन क्रांति कहा है। व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए होता है तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। जब संविधान में परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। इसी तरह चौथा प्रकार उन्होंने बताया वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, अथवा धनिक तंत्र व्यक्ति राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। यदि राज्य के धनी व्यक्ति जनतंत्रीय या राजतंत्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसे धनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। फिर है वाग्वीरों की क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ करिश्माती नेतागण अथवा वाग्वीर लोग लुभावनकारी नारों अथवा चमत्कारिक शब्दों के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राज्य में क्रांति कर दे तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। फिर उन्होंने क्रांतियों के कारण भी बताए। अरस्तु क्रांति के कारण बताते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्रांति के कुछ सामान्य कारण होते हैं, कुछ विशिष्ट कारण होते हैं, और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के भी विशिष्ट कारण होते हैं। जब हम सामान्य कारण की बात करें तो सामान्य कारण को अरस्तु ने यह कहा कि क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता 2 प्रकार की होती है, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी समानता। अरस्तु योग्यता संबंधी समानता का तात्पर्य आनुपातिक समानता समझता है। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, क्योंकि 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का है। सब मनुष्य इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यदि मनुष्य किसी एक बात में समान हो तो सभी बातों में समान होने चाहिए। जब ये मनुष्यत्व की दृष्टि से समान है तो उनके अधिकारों, धन संपत्ति आदि में भी समानता होनी चाहिए, किसी प्रकार विषमता नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि यदि कोई व्यक्ति एक बात में कुल या धन की दृष्टि से दूसरों से बढ़ चढ़कर है तो अन्य सभी बातों में बढ़कर होना चाहिए। दोनों विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष के कारण विद्रोह होते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे जनतंत्र में सब व्यक्तियों के अधिकार समान माने जाते हैं, किंतु कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र में उच्च कुलों में उत्पन्न तथा धनवान व्यक्तियों के विशेषाधिकार समझे जाते हैं। अधिकारों की यह विषमता समानता के सिद्धांत में विश्वास रखने वाली जनता को सहन नहीं होती है। अतः धनिक तंत्रों और जनतंत्रों में अधिक क्रांतियाँ होती है। धनिक तंत्र में विद्रोह दोहरे ढंग से होते हैं। पहला तो धनिक वर्ग में ही 2 गुट हो जाते हैं और एक गुट दूसरे गुट के विरुद्ध क्रांति कर देता है।
दूसरा, धनिक वर्ग के विरुद्ध निर्धन वर्ग भी विद्रोह करता है, किंतु जनतंत्र में जनता का समूह केवल उस राज्य के धनी व्यक्ति के विरुद्ध क्रांति करता है। तो इस तरह स्पष्ट है कि समानता का अर्थ जनतंत्र और धनिक तंत्र में एक जैसा नहीं होता, और विषमता को दूर कर समानता लाने की भावना से इन दोनों पद्धतियों में अनेक क्रांतियां होती है। वस्तुतः क्रांतियों का मूल कारण न्याय का एकाकी दूषित दृष्टिकोण है। जनतंत्रवादी यह समझते हैं कि सब मनुष्य समान रूप से स्वतंत्र है, अतः उनमें समानता होनी चाहिए। इसके विपरीत धनिक तंत्रवादियों का यह विश्वास है कि मनुष्य में धन की विषमता है, अतः अन्य बातों में विषमता होनी चाहिए। और इसी मनोदशा को क्रांति का सामान्य कारण अरस्तु ने माना और ये कहा कि कुछ छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिससे क्रांतियों की उत्पत्ति होती है। फिर हम बात करें क्रांतियों के कुछ महत्वपूर्ण और विशिष्ट कारणों की। उसके बारे में अरस्तु ने बहुत सारे कारण बताए, जैसे शासकों की धृष्टता या लालच। जब राज्य के शासक या शासन सत्ता से संपन्न व्यक्तियों के व्यवहार में धृष्टता या उद्दंडता आ जाती है और वे लालच के वश में होकर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना आरंभ कर देते हैं, तो जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर देती है। दूसरा, शासन सत्ता का दुरुपयोग। जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाए, इसमें रिश्वत का बोलबाला हो और भाई भतीजावाद उग्र रूप धारण कर ले, तब भी क्रांति हो सकती है। अयोग्य व्यक्ति यदि शासन में आ जाते हैं तो योग्य लोगों को स्थान प्राप्त नहीं होता, ऐसे में क्रांति की भूमिका बन जाती है। और जिस समाज में मध्यम वर्ग का अभाव होता है, समाज का दो वर्ग धनवान और निर्धन में बंटना भी क्रांति का एक कारण हो सकता है। कई बार आर्थिक असंतुलन भी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है। अरस्तु इस तथ्य पर बहुत अधिक जोर देते हैं कि जिस समाज में अमीरी व गरीबी के बीच खाई बहुत चौड़ी हो या भारी हो, वहाँ पर क्रांति होना स्वाभाविक है। विदेशियों का बाहुल्य भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि किसी राज्य में विदेशी बहुत बड़ी संख्या में आ जाए तो उससे वहाँ के नागरिकों को चुनौती मिलती है और आपस में अलग अलग तरह की संस्कृतियों की टकराहट क्रांति को जन्म देती है। सम्मान की लालसा भी स्वाभाविक है, इसमें यह सब में स्वाभाविक है, किंतु जब शासक किसी को अनुचित रूप से बिना योग्यता या कारण के सम्मानित या अपमानित करते हैं तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर देती है। भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए बाधित करता है। प्रथम तो अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय होता है, इससे बचने के लिए विद्रोह कर देते हैं। और दूसरा, कुछ व्यक्तियों को यह डर होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, इसके प्रतिकार के लिए वे विद्रोह कर बैठते हैं। इसी तरह घृणा, जब राज्य में एक वर्ग या दल बहुत समय तक सत्तारूढ़ रहता है तब उसका विरोधी दल या वर्ग उसे घृणा करने लगता है और ये क्रांति के रूप में विस्फोट होता है। पारिवारिक झगड़े भी, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य के कारण भी राज्य में क्रांति हो जाती है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में तो प्राय इसी कारण क्रांतियाँ होती है। फिर उन्होंने शासक वर्ग की असावधानी को भी कारण बताया है। शासक वर्ग कभी कभी अज्ञान और असावधानी के कारण राजद्रोहियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर देता है और वही अवसर प्राप्त होने पर उनका राज्य का तख्ता उलट देते हैं। भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण कारण है। अरस्तु ने क्रांति के विशिष्ट कारणों में राज्य की भौगोलिक स्थिति की चर्चा की और कहा, जो राज्य नदियों, घाटियों और पर्वतों से विभिन्न हिस्सों में बंटा है, उसके लोग एक दूसरे के निकट संपर्क में नहीं रहते और इसलिए राज्य का कोई हिस्सा किसी तथ्य को लेकर कभी भी क्रांति की सुविधा में रहता है। अतः राज्य की भौगोलिक स्थिति क्रांति के सहायक तत्वों में एक महत्वपूर्ण कारण है। अल्प परिवर्तन की उपेक्षा, कई बार राज्य के कारण, छोटे छोटे राज्य के भीतर क्रांति के कारण होते हैं छोटे छोटे परिवर्तन, और ये परिवर्तन जिनकी उपेक्षा कर दी जाती है तो कई बार ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। प्रमाद भी क्रांति का कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है
जो वर्तमान शासन के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी कई बार क्रांति के रूप में देखे जाते हैं और इसी तरह परस्पर विरोधी वर्गों का शक्ति में संतुलित होना क्रांतियों का एक बड़ा कारण है। एक पक्ष दूसरे पक्ष से अधिक प्रबल होता है तो निर्बल पक्ष प्रबल पक्ष के साथ लड़ाई मोल नहीं लेता है, किंतु जब दोनों पक्षों में शक्ति संतुलन हो तो दोनों को सफलता की संभावना होती है और विद्रोह करके सत्ता हासिल करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरह से अरस्तु ने ये स्पष्ट किया है कि क्रांति के कुछ सामान्य कारण हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण भी है जिनके वजह से विद्रोह होता है। धन्यवाद।